प्रिपरेशन ऑफ H2, किसी भी मेटल से आप मैग्नीशियम से भी अगर आप करोगे रिएक्शन करोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो H2 गैस निकल जाएगी। कह रहा है अंधेरा कायम रहे, H2O2 अंधेरे को कायम रखना चाहता है। यूरिया जो है उसके साथ यूरिया इसमें स्टेबलाइजर की तरह से मिला दिया जाता है कि भाई तू चुपचाप बैठा रही हो, तू टूट मत जाइए। कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता बहू है, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता बहू है, देख रहा है, याद आ गई। कंपाउंड ए को गर्म करने पर कंपाउंड बी मिलता है और सी गैस रिलीज होती है। उस कंपाउंड बी को पानी के साथ रिएक्शन करने पर कंपाउंड डी मिलता है। कंपाउंड डी की रिएक्शन गैस सी के साथ करने पर फिर से कंपाउंड ए मिल जाता है। ए बाबू, हाइड्रोजन है अगला चैप्टर, देख रहे हो, हाइड्रोजन शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन बना रहेगा। छोटे छोटे चैप्टर्स करेंगे तो नंबर में चैप्टर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो सही माहौल बन जाएगा। कह के इतने कर लिए, अब 3 हो गए और चौथा फटाफट समेटते हैं। हाइड्रोजन में हमको 2-4 बातें पढ़नी है। क्या क्या बातें पढ़नी है सुन लो। हमको डाई हाइड्रोजन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमको हाइड्राइड्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमको पानी पढ़ना है, पानी, ठीक है। और उसके बाद हमको H2O2 पढ़ना है। ये पढ़ने हमको, ये पढ़ने हैं। आओ तो सबसे पहले बताओ क्या शुरू करें। डाई हाइड्रोजन कर दें शुरू। आइए, डाई हाइड्रोजन गैस कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल, है ना। हर चीज से लेस 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 है और लेकिन अत्यंत ज्वलनशील है, कंबस्टिबल गैस है। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जिसमें से जो मेन मुझे लगी कि काम की प्रॉपर्टी बतानी चाहिए वो है रिड्यूसिंग इन नेचर। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिड्यूसिंग नेचर की होती है। तो देखो पैलेडियम +2 को कहां कन्वर्ट कर दिया, पैलेडियम में रिड्यूस कर दिया। किसी भी मेटल ऑक्साइड को ये मेटल में कन्वर्ट कर सकती है, मेटल ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर दिया। देखो यह भी क्या है, +2 में है और कहां आ गया, 0 में आ गया। प्रिपरेशन ऑफ H2, किसी भी मेटल से आप मैग्नीशियम से भी अगर आप करोगे रिएक्शन करोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो H2 गैस निकल जाएगी, है ना। यहां पे लिख रहा हूं एम्फोटेरिक मेटल्स गिव H2 gas with also with बेस, है ना, बेस के साथ भी एम्फोटेरिक देंगे। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H+ और O2- है, तो ये कैथोड पे कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस एट कैथोड। इस तरह से बनता है। हाई प्योरिटी कि अगर आपको हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं। हाई प्योरिटी की करनी है तो वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड के जो एक्वस मीडियम है ना, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, Ni के इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। 3 सवाल है ना, तीनों में से 3 मेन पॉइंट। हाई प्योरिटी के हाइड्रोजन बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो निकल के यूज होते हैं, Ni के यूज होते हैं। फिर है बाई प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग द NaOH प्रिपरेशन। ये हम S ब्लॉक में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे तो H2 गैस बनेगी, CO+H2। जो आपका CO+H2 है उसको हम वाटर गैस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस, सिन गैस। और ये जो रिएक्शन है 6th नंबर, इसको हम एक कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन है। क्या है ये, कोल गैसिफिकेशन। ये लो। और ये जो 7 नंबर रिएक्शन है ये कहलाती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस। ऐसा क्यों बोला एनसीईआरटी ने, कारण कार्बन से CO पे आओगे तो भी H2 गैस मिलती है। फिर CO को इस वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट को वापस स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन को एक बार फिर से शिफ्ट करोगे तो एक बार फिर से हाइड्रोजन मिलेगी। यानी कि ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन मिली उसके बाद एक बार फिर से हाइड्रोजन मिली, तो आपने H2 गैस के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ओके ठीक है चचा, आगे चले चचा, हाइड्राइड्स पे आते हैं चचा।
आगे देखिए चचा, हाइड्राइड्स तीन तरह के होते हैं चचा, एक आयनिक होता है, एक कोवेलेंट होता है, और एक जो है वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होता है। पहली चीज, आयनिक हाइड्राइड जो होता है वो एस ब्लॉक वाले बनाते हैं, कोवेलेंट जो है वो पी ब्लॉक वाले बनाते हैं, और जो डी एंड एफ ब्लॉक हैं वो बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। हमने डी ब्लॉक में पढ़ा भी है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे ट्रैप हो जाते हैं। अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जब वो ट्रैप होंगे तो वो हाइड्राइड्स कहलाएंगे। आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर, ठीक है, लेकिन इन तीन में कोवेलेंट नेचर होता है। रीजन है हाई फाई, रीजन क्या है? हाई फाई नेचर। लिथियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का हाई फाई नेचर होता है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। अब अगर ये सॉलिड है तो बताया था कि जो भी आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H2 गैस जो है वो जनरली कैथोड पर मिलती है, क्योंकि जनरली हाइड्रोजन H+ होता है, तो कैटायन कैथोड पे जाता है, तो H2 गैस कैथोड पे मिलती है। लेकिन यहां पर H2 गैस एनोड पर मिली। ओ बेटे की, तो एनोड पर अगर मिली तो इसका मतलब है ये H+ की प्रेजेंस को कंफर्म नहीं करता है, ये H- की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। क्योंकि अगर एनोड पे एनायन जाता है तो यानी कि इनमें जो हाइड्राइड्स हैं, ये जो हाइड्राइड्स हैं, इनमें H जो है वो माइनस में होता है, जैसे LiH, NaH, KH, RbH, CHS, है ना, CSH। तो इधर से टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। सर थर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़ती थी, आपने तो कुछ बताया था एस ब्लॉक। बेटा साथ में पॉली एटॉमिक एनायन होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। क्या H- पॉली एटॉमिक एनायन है? ना मुन्ना ना, ये तो सिंगल है, सिंगल मोनो एटॉमिक एनायन है। हाइड्रोजन एक ही एटम है जिसके ऊपर माइनस लग रहा है ना, हाइड्रोजन एक ही एटम है जिसके ऊपर क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट पर। कोवेलेंट हाइड्राइड्स पी ब्लॉक वाले बनाते हैं, तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। ये है गरीब, ये है मध्यम वर्गीय, और ये है अमीर। जो अमीर हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करना जानते हैं, इसलिए लुईस बेस होते हैं। जो गरीब हैं वो लेना जानते हैं, इसलिए लुईस एसिड होते हैं। और ये प्रिसाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ऑक्टेट कंप्लीट, न कम न ज्यादा, सिर्फ इसे मतलब है ना सरकारी कर्मचारी है, मतलब मान के चलिए इस तरह से कि तनख्वाह आई, उड़ाई, फिर अगले तनख्वाह का इंतजार, ये वाला। तो ग्रुप 13 वाले बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 14 वाले बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और 15, 16, 17 वाले जो होते हैं जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्वेश्चंस के जरिए किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, ये तो इतने बड़े चैप्टर हैं कि इनको थियरी पढ़ाने बैठ गया तो 12 घंटे उसके अलग चाहिए मेरे को, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चंस के जरिए ही होंगे। हाँ, आपको थियरी देखनी है, पढ़ा है, थोड़ा सा ऐसे चैप्टर्स को आप इनके साथ समेटने की क्यों कोशिश करते हो? ठीक है, अलग से देख लो बेटा उसको, अगर आपको वाकई प्रॉब्लम है तो 2x पे करके। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड डी एंड एफ, हाँ, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे। ग्रुप 6 में से भी सिर्फ क्रोमियम बनाएगा, ग्रुप 6 में से भी सिर्फ क्रोमियम बनाएगा। यानी कि अगर आप एक साथ याद रखो तो 6, 7, 8, 9 याद रख लो, लेकिन ये भी याद रखना कि 6 में क्रोमियम बनाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं तो पता ही है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत लिख रहे हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंट होना चाहिए, इसको ठीक कर लो बेटा। मैंने क्या है, हाँ, ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट होंगे, ऐसे कैन बी वर्क एज हाइड्रोजन स्टोरेज, है ना, हाइड्रोजन स्टोरेज के हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, इनको डेफिशिएंट क्यों बोला? कि अगर आप देखोगे ना इनके फॉर्मूले को, तो लेंथेनम +3 में होता है, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन भी यहां पर +3 होना चाहिए। तो आप हाइड्रोजन की जो इधर वाली वैल्यू देखोगे ना, वो जितनी होनी चाहिए उससे कम ही होती है, दैट्स वाई इनको हाइड्रोजन डेफिशिएंट कहते हैं। यहां टाइटेनियम जो है वो +2 में होता है मान लीजिए, तो ये 1.5 से 1.8 ही है, कम ही होगा,
ऐसे ही होगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन साथ में लगेगी ये होनी जितनी चाहिए उससे कम होगी, इसलिए इसको डेफिशिएंट बोलते हैं। एक्सेप्ट NiPdCe और एक्टिनम, हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव डिफरेंट लैटिस एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स, है ना, कि इनका लैटिस चेंज नहीं होता, बाकी सबके लैटिस बदल जाते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लास्ट वाले पॉइंट से तो खैर क्या ही सवाल आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर के 3-4 पॉइंट देख लेना, ये अच्छे पॉइंट हैं, और इनमें तो जो बेसिक बेसिक बातें मैंने पूरी लिख दी है, छोड़ा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में यही सब लिखा हुआ है ना, छोड़ा कुछ भी नहीं बेटा। आगे आ जाता है पानी। पानी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O इज लोअर देन D2O, ये होता है आपका हैवी वाटर। ठीक है, और केवल एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो H2O का ज्यादा होता है, सबके सब D2O के ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, है ना, वेपराइजेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, है ना, और भी जो भी आप फिजिकल कांस्टेंट बोले, इसका कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें आप, वो D2O की ज्यादा होगी। फिर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लीजिए, वो D2O की ही ज्यादा होगी और H2O की कम होगी। लेकिन एकमात्र अकेला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O का ज्यादा होता है और D2O का कम होता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वाटर एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, वाटर के ऑटो प्रोटोलाइसिस हो जाते हैं, वाटर में हाइड्रेट फॉर्मेशंस हो जाते हैं, वाटर हाइड्रेट फॉर्मेशन कर सकता है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी में इनको आप डिटेल में जाओ तो खुद से भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, नाम से पूछी जाएगी आपको डायरेक्ट। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू soluble impurities ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम की सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है। दो तरह की हार्डनेस हमारे पास होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ये होता है परमानेंट हार्डनेस, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, दो तरह की हार्डनेस होती है। तो हार्डनेस का रिमूवल देख लेते हैं, कैसे कैसे हार्डनेस रिमूव होती है। ये रहा आपके सामने टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल यानी कि TH रिमूवल, एंड PH रिमूवल यानी कि परमानेंट हार्डनेस रिमूवल। ये आप गर्म करोगे तो भी रिमूव हो जाएगी, या आप क्लार्क्स मेथड से भी रिमूव कर सकते हो। क्लार्क्स मेथड का मतलब है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज ले लो। क्लार्क्स मेथड में क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो भी ये रिमूव हो जाएगा। बेसिकली पानी के अंदर जो सोल्यूबल इंप्योरिटी है उसको इनसोल्यूबल इंप्योरिटी में बदल रहे हो। WI का मतलब होता है वाटर इनसोल्यूबल और WS का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल। तो वही सोल्यूबल जो बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया इनसोल्यूबल में, और इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो। तो ये दो मेथड है जिससे आप टेम्परेरी हार्डनेस कर सकते हो, हटा सकते हो, है ना। और उसके बाद परमानेंट हार्डनेस रिमूवल, पहले हम वॉशिंग सोडा, यहाँ पे देखो जो भी आपका क्लोराइड और सल्फेट होता है ना, क्लोराइड सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, तो हमने यहाँ क्लोराइड ले लिया, यहाँ वॉशिंग सोडा Na2CO3 ले लिया। करना कुछ नहीं है, ये सोडियम यहाँ चिपकाओ और ये M इसके साथ भेज दो, ये MCO3 बन गया, ये NaCl एक्वस बन गया पानी। ये तो हो गया, इसका तो प्रेसिपिटेट आ गया, तो पानी क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। कैल्गन मेथड, जो कैल्गन होता है वो होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18। पहले इसमें से 2 सोडियम निकाल के इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इसको एनायन बना लेते हैं, बना लिया। उसके बाद इसको उस पानी में डालते हैं जहां पर जो M है, वो M बेसिकली है क्या, वो M क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम है। जो आपका M है वो क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम है। तो ऐसे पानी में डाला जाता है कैल्गन को, जो इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि यहां पर अगेन 4 सोडियम में से 2 सोडियम फिर से रिप्लेस हुए, और उन 2 सोडियम को एक मेटल रिप्लेस करेगा, क्योंकि उस पर +2 है और सोडियम पर +1 होता है, तो 2 सोडियम के बदले एक ही लगेगा, तो ये बन गया Na2MP6O18, ये 2।
है कुछ नहीं बेटा, हर जगह पे सोर्स बदल रहा है, सोडियम आयन पानी में जा रहा है, सोर्स ही बदल रहा है। यहां पे सोर्स वॉशिंग सोडा था, यहां पे सोर्स जो है वो केल्गन मेथड है। अल्टीमेटली बात वही हो रही है। और यहां पे देखो आयन एक्सचेंज जियोलाइट परम्यूटेड मेथड, यहां पर एक जियोलाइट ले लिया है ना, मॉडिफाइड 3D सिलिकेट, इसमें भी सोर्स सोडियम का ये जियोलाइट हो गया। हमको किसी भी सोर्स से सोडियम को कैल्शियम मैग्नीशियम से रिप्लेस करना है, यानी पानी में से कैल्शियम मैग्नीशियम को उठाना है और सोडियम को चिपकाना है। ये लो, ये रिएक्शन, रिएक्शन को क्या ही याद करोगे, मैं बोल तो रहा हूं हर जगह पे सोडियम को ही चिपका रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम को पानी में से निकाल रहे हैं। सिंथेटिक रेजिन मेथड, इस तरह के रेजिन्स होते हैं, RNA भी एक रेजिन है। अब इसमें देखो रेजिन, अब फिर से वही ऐसा एक रेजिन लिया जिसमें सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन रिप्लेस हो गया, फिर से ये ऐसा हो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हो गया भाई। तो पानी खत्म, H2O2 शुरू। H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। गैस में इसका डाईहेड्रल एंगल ज्यादा होता है, ये इसका डाईहेड्रल एंगल होता है, यहां से इस फेज से, ये जो आपने हाफ बुक आपने ले ली है ना, इस तरह से ये जो एंगल होता है ये डाईहेड्रल एंगल होता है। तो डाईहेड्रल एंगल जो है वो गैस में ज्यादा होता है, सॉलिड में कम। और गैस में क्या होता है, तो ओ बॉन्ड लेंथ गैस में ज्यादा होती है, ओ बॉन्ड लेंथ गैस में ज्यादा होती है। हाँ, OH बॉन्ड लेंथ जो है वो गैस में कम होती है। ये हालांकि डेटा दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, मैंने डेटा नहीं लिखे, मैंने ऑर्डर बना लिए। इसको किसी भी की प्रेजेंस में ले जाओ, लाइट में ले जाओ, सन में ले जाओ, ग्लास बोतल में ले जाओ, धूल में ले जाओ, मिट्टी में ले जाओ, मेटल की सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट करा दो, ये लिए दिए बैठा रहता है, कह रहे टूट जाऊंगा, क्या बोलता है, टूट जाऊंगा। टूट गया भैया मैं तो, ये वही वाली है ना। तो इसको कहां स्टोर किया जाता है, वैक्स कोटेड ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स में, लेकिन ग्लास, नॉर्मल ग्लास नहीं, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं, उसके अंदर वैक्स की कोटिंग की जाती है पहले, उसके बाद इसको खोपचे में रखा जाता है अंधेरे में, क्योंकि लाइट से इसको नफरत है। कह रहा है अंधेरा कायम रहे, H2O2 अंधेरे को कायम रखना चाहता है। यूरिया जो है उसके साथ यूरिया इसमें स्टेबलाइजर की तरह से मिला दिया जाता है कि भाई तू चुपचाप बैठा रही हो, तू टूट मत जाइयो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है यार, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों मीडियम में कर सकता है। H2O2 जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम करेगा तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, उस केस में ये खुद O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो -1 से 0 में आ गया। देखो अगर ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ काम करता है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो फिर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2O2 O2 में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ H2O देता है। तो याद करने का तरीका है, सेम तरीका बता रहा हूं, H2O2 विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ O2 देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ O2 देता है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा H2O। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या देता है, O2। अब आप बोलोगे कि इनकी कुछ रिएक्शंस, तो बेटा एक बात बताओ, क्या आप किसी रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते कि उसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, कर लेना ये तो, है ना, ये तो कर ही सकते हो। आओ फिर सवाल करते हैं शुरू। हाइड्रोजन खत्म, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो चुका है, हाइड्रोजन चैप्टर समाप्त, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करिए, जाके देख लेना, सब कुछ कवर किया हुआ है। आपके लिए पता है क्या छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा है ये वाली रिएक्शंस, कि इनके बारे में जाके पढ़ लेना, थोड़ा सा इनके बारे में जाके पढ़ लेना, बस ये छोड़ा है मैंने आपके लिए, और कुछ नहीं छोड़ा, बाकी सब पढ़ा दिया, पूरा हाइड्रोजन पढ़ा दिया मैंने। हाइड्रोजन रिजेंबल्स, हाँ आंसर बोलो, कह रहा है कि ये किससे 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 करता है, किससे करता है, किस, हाँ हेलोजन, हेलोजन की क्या आदत होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन खा के X- बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हटाओ, है ना, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्मॉल साइज, कुछ नहीं बता, इट्स टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो H- बनेगा, तो 1s2 हो जाएगा, है ना, और ये 1s1 होता है, तो इसका मतलब है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, जैसे हेलोजन अचीव कर लेते हैं। जैसे F है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वो F- बन जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। हो गया भाई।
नेक्स्ट, मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर इन नेचर, है ना। अमंग LiH NaH KH करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ भाई कहाँ होगा आयनिक कैरेक्टर, है ना। टॉप टू बॉटम बताए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, हो गया आंसर। सेकंड चलने का, फटाफट खटाखट करने का, आगे बढ़ने का, चिल मारने का। Which of the following hydrides is electron precise hydride? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14 वाला बनाने का, आगे चलने का, आगे बढ़ने का, फटाफट खटाखट सवाल करने का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ गया रे, कौन था रे वो रेडियो एक्टिव, है ना, कि कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, तो HDT, है ना, HDT, तो ये रेडियो एक्टिव होता है बेटा। ये दो साल के सवाल इन दो लाइनों से थे। पहला तो यही था कि कौन है, और दूसरा ये कि अगर है तो क्या एमिट करता है, तो बता क्या लिखते हैं उसको, है ना, HDT, है ना, इसको ये हो गया तीसरा। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, फटाफट खटाखट सवाल करने का। ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। हाँ, डाइल्यूट H2SO4 की हमने ऑब्वियसली हमने H2O2 की प्रिपरेशन नहीं पढ़ी है, वो आप देख लेना। H2O2 किसी भी परोक्साइड को ले लो, परोक्साइड को ले लो, और उसमें आप अगर H प्लस दे दोगे तो क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। मैं आपको लिख सकता हूं परोक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड कैन गिव H2O2 ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहां पर अगर ऑप्शन में ऑक्साइड, परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तो एक साथ होंगे नहीं, ये आपका ऑक्साइड है काट दो, ये ऑक्साइड है काट दो, ये परोक्साइड है, तो आंसर हो गया सेकंड। आंसर कौन सा हो गया बेटा, सेकंड। आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि वो परोक्साइड है, परोक्साइड दे देता है। परोक्साइड में 2H प्लस, इसमें 2H प्लस जोड़ोगे तो H2O2 ही तो बनेगा। हाँ चाचा, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे। Which of the following ions will cause hardness in water sample? कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्यों हाँ बोलेंगे हम, वो कैल्शियम का क्लोराइड होगा तो बोलेंगे, यानी कि हार्डनेस के लिए सबसे जरूरी है कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना, है ना। तो ये तो खैर काट ही दो, तो आंसर कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है भाई, आगे चलें क्या, आओ आगे बढ़े। वाटर सॉफ्टनिंग में कैल्गन यूज होता है, ये कैल्गन है, ये क्या है, कैल्गन, कैल्गन होता है, ये लो आंसर हो गया थर्ड। आंसर हो गया थर्ड। एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म द हाइड्राइड्स ग्रुप, ये 7, 8, 9 नहीं बनाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में लिखा हुआ है 7, 8, 9 नहीं बनाते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि हाइड्रोजन इतना ही है क्या, तो हकीकत बोल रहा हूं, इतना पढ़ के चले जाना, सवाल सही करके आ जाओगे, है ना। इससे ज्यादा नहीं है हाइड्रोजन, इससे ज्यादा नहीं है भाई। मेन बैच में भी एक लेक्चर में खत्म हो सकता है ये, बस वो बात 2 पे इसलिए आ जाती है क्योंकि वहां लिखना पड़ता है और यहां लिखा हुआ है, इतना ही बात है। हैवी वाटर, हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। देखो ठीक है, D2O के बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर होता है। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज ए सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। अभी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोला था, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में पानी जीतता है ना। हैवी वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स हैं वो ज्यादा होंगे, क्योंकि बाकी सब तो हैवी वाटर का ही ज्यादा होता है। हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम बोल दिया, काट दो, क्योंकि हैवी वाटर का सब कुछ ज्यादा होता है एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के। आंसर हो गया AC। क्या इसमें करेक्ट पूछा था, AC चलाओ, गर्मी बहुत है। हार्डनेस ऑफ वाटर में भी टेम्परेरी और परमानेंट, तो परमानेंट पूछ रहा है कि भैया परमानेंट हार्डनेस, तो क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यस, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यस, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट नो, कार्बोनेट नो नो नो। आंसर हो गया AB। आंसर क्या हो गया बेटा, AB। आंसर क्या हो गया बेटा, AB। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के सवाल हमारे काम के नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के सवाल जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से हमको मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सवाल इनऑर्गेनिक में क्यों पूछेगा, वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पड़ी उसके पास, उसको रहने दे बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। वो तो क्या है कि कुछ फिजिकल भी केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं ना,
तो फिर वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को लेके थोड़े सीरियस हो जाते हैं। हम करवाएंगे, करवाओ। मेटेलिक हाइड्राइड्स आर डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, यस। मेटेलिक हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बस लेस देन प्योर मेटल, यस। आयनिक हाइड्राइड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यस। आयनिक हाइड्राइड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये दो बातें तो उल्टी लिखी हुई, तो एक को तो गलत होना ही है। तो आंसर हो गया एबीसी, है ना। आंसर क्या हो गया? एबीसी। आंसर क्या हो गया? एबीसी। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लेना भैया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। कई बार बोल चुका हूं, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रेफर किया जाता है क्वेश्चंस देने के लिए। यही सेम सवाल आपको यूं के यूं मिल सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर H2O2? H2O2, इट इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। इट इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है? नहीं है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसमें इसने डाईहेड्रल एंगल सॉलिड में ज्यादा कर दिया, काट दो। इट इज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एंड हैज ए डाईहेड्रल एंगल सॉलिड से ज्यादा डाईहेड्रल एंगल गैस में। आंसर हो गया थर्ड, गैस में डाईहेड्रल एंगल ज्यादा होता है, सेम डाईहेड्रल एंगल तो होता ही नहीं है। कौन से हैं जो NaOH यानी बेस हैं? और मैंने एक लाइन लिखी थी कि बेस के साथ M4 मेटल्स दे सकते हैं, M4 एम्फोटेरिक मेटल्स। जनाबे आली, जनाबे आली, है ना, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो क्या हो गया? बेस के साथ कौन देगा? 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। देखो ये सवाल आपको एक बात सिखा के जाएगा कि जो HDT होता है ना, HDT, HDT सिर्फ एबंडेंस में ये ऑर्डर होता है ना, सिर्फ एबंडेंस यानी कि नेचर में मिलना, सिर्फ ये ऑर्डर होता है। रेस्ट, फॉर रेस्ट ऑल प्रॉपर्टी, फॉर रेस्ट ऑल प्रॉपर्टी H से ज्यादा, D से ज्यादा T, बात खत्म। ठीक है, तो अब देखो, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, अच्छी बात है, सयानी बात करिए। दे हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स का चेंज तो होता नहीं है, तो ये भी बात सही है। दे एग्जिस्ट इन द नेचर इन द रेशियो ऑफ 1 2 3, 1 ये आपका H है, ये D है, ये T है, 1 2 3 यानी कि ये T का एबंडेंस ज्यादा बता रहा है, गलत। एटॉमिक मास 1 2 3 मैंने कहा, बाकी सारी प्रॉपर्टी ऐसी चलेगी, तो बस आपको तो खाली एबंडेंस वाली याद रखनी। सॉरी 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 सॉरी, आंसर हो जाएगा इसका क्या? थर्ड। ये तो सही है, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू। सारी प्रॉपर्टी इस तरह से बढ़ती है, HDT आगे इंक्रीज होती है, लेकिन वो एकमात्र है कि जो नेचर में मिलता है वो प्रोटियम सबसे ज्यादा होता है, पहला वाला H के बाद ड्यूटेरियम एंड देन ट्राइटियम। जियोलाइट जब ट्रीट करते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो सोडियम आयन किसके साथ एक्सचेंज होंगे भाई? सोडियम अंदर से क्या उठा के लाएगा? सल्फेट नहीं ला सकता, ये नहीं लाएगा, ये नहीं लाएगा, क्या लाएगा? कैल्शियम उठा के लाएगा, और क्या लाएगा? खुद अंदर बैठ जाएगा, कैल्शियम को बाहर फेंक देगा। यही तो है हार्डनेस। ये लो भैया, ये आपका चैप्टर खत्म, एस ब्लॉक शुरू। चैप्टर खत्म, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पहले कर लेते हैं। ये होता है एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, ठीक है, तो इसका नाम होता है एल्कली मेटल्स। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, हम जानते हैं, और EN भी घटती है। अब अगर EN घटेगी तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या ये इनके लिए भी लिखा हुआ है? यस मेरे लाल, ये इसके और इसके दोनों के लिए लिखा हुआ है, बीच में ये सेम है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है भाई, दोनों के लिए क्या है? सेम। अब देखो, बात आती है डेंसिटी की। अब डेंसिटी में क्या होता है कि पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम में एक चेंज आ जाता है। उसका कारण है कि पोटेशियम में, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज मोर देन, वॉल्यूम इंक्रीज मोर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? M/V।
वॉल्यूम बढ़ जाता है इसमें, तो इस वजह से इसका ऑर्डर सोडियम और ये फाइनल ऑर्डर है, आप सोडियम पोटेशियम को चेंज कर दीजिए, इसकी डेंसिटी है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी हालांकि पूछे जाने के चांसेस कम है, अगर पूछेगा तो उसकी पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो बेरिलियम से कैल्शियम तक घटती है और फिर बढ़ती है। और अगर आप इसका फाइनल ऑर्डर लिखना चाहो तो कैल्शियम सबसे कम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम, देन आप आगे वाला स्ट्रोंशियम और बेरियम ले आइए, ये इसका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इनकी जो मेटल मेटल की बॉन्ड है वो वीक होती है, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 होते हैं, NS2 होते हैं, ठीक है, और है तो ये भी सॉफ्ट, लेकिन वो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, वो इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, ये ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। हाँ, रिएक्टिविटी भी लिख दो, IE आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये लो, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी भी लिख दी मैंने, ठीक है। बट कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता बहू है, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता बहू है, देख रहा है, याद आ गई, कोई नहीं बेटा। हाँ लिख देना भाई, अगले ने कहा है कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता बहू, गोपी बहू, चल आगे चल ले। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट की बात हो रही है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, इनका कोई रंग नहीं आता, बाकी सब फ्लेम टेस्ट देते हैं, और इनके कुछ कलर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसकी भी ट्रिक बता रहे ए सरिता बहू, बता, ठीक है भाई। ये कलर्स हैं ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन, वो है क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, वायलेट, रेड वायलेट, ब्लू, 4 बार इसकी ट्रिक बताओ ना रे यार, बता ही नहीं रहा कोई। कोई नहीं बता रहा, चलो आ जाओ आगे। रिएक्टिविटी चेक करते हैं, एस ब्लॉक की केमिकल रिएक्टिविटी, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, अब हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल, किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी उसकी ऑक्सीजन, उसकी हैलोजन और उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पता करी जाती। तो जैसे हमने पहले हैलोजन के साथ रिएक्शन करी, अगर ये मेटल एल्कली मेटल हुआ तो MX टाइप का हैलाइड बनाएगा, अगर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हुआ तो ये MX2 टाइप का बनाएगा, ठीक है भाई। LiCl, BeCl2 एंड MgCl2 आर कोवेलेंट इन नेचर, रीजन क्या है, रीजन है हाई फाई, रीजन क्या है इसका, हाई फाई नेचर, रीजन है हाई फाई। BeCl2 is formed by the reductive chlorination of BeO, BeO का रिडक्टिव क्लोरीनेशन, रिडक्टिव क्लोरीनेशन का मतलब है यहां पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्लोरीन को क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट कर रहा है। Cl जीरो से Cl माइनस में तब आएगा जब वो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस करने के लिए हमने रिडक्टिव क्लोरीनेशन टर्म यूज करी, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो CO में बदल जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया आपका रिएक्शन। रिएक्शन विथ H2 है ना, ये BeF2 कैसे बनता है वो भी बनाया, रिएक्शन विथ H2। देखो कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो MH या MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाएगा। ये है कौन से होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ लिए, वही हाइड्राइड्स हैं। बेरिलियम यहां पर भी फूफा है, बेरिलियम कहता है कि हम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ की जाती है, साथ वाले प्रोडक्ट बोल जाओ क्या बनेगा, LiCl बनेगा, और क्या बनेगा, AlCl3 बन जाएगा। ये लो, ये साथ के प्रोडक्ट हो गए, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये वाले कोवेलेंट नेचर होते हैं, अभी हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा दिया। रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, मेटल, कोई भी मेटल, इनमें से कोई भी मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिएटेड केटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स देगा। इस सॉल्यूशन की एक खास बात होती है कि इसका नेचर रिड्यूसिंग होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, और ये ब्लू कलर का होता है। इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी है जिस पर से सवाल पूछा जाता है, सॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग, सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, सॉल्यूशन इज ब्लू कलर्ड, एंड सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर।
इस सॉल्यूशन को अगर लंबे समय तक छोड़ दें तो मेटल अमाइड बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। यानी कि अगर लंबे समय तक हम लिक्विड अमोनिया के साथ ये छोड़ दें तो ये फिर NH2 माइनस और H प्लस में टूट जाता है, और ये M जो है ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन H प्लस खा लेता है और ये खा लेता है और प्रोडक्ट बन जाता है MnH2 विच इज मेटल अमाइड। और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है बेटा? H2 गैस। लेकिन ये तब आपको आंसर करना है जब आपको वो बोले कि लंबे समय तक छोड़ा, रात भर के लिए छोड़ा, ये सब बोले तब। नहीं बोल रहा है, नॉर्मल सवाल पूछ रहा है तो ऊपर वाले से आंसर कर देना बेटा, ठीक है? सर इसके बाद ये स्ट्रीम बंद करके दूसरी स्ट्रीम चालू कर देना। एक के कोई तकलीफ हो रही है? दर्द है क्या तेरे? चल आगे। अब बात आती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेनली देखो, कुछ सबसे सब बनाया जा सकता है, ये मैं बात कर रहा हूं मेनली। लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम परऑक्साइड बनाएंगे, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। मेनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या क्या बनाते हैं। जो O2 है, O2 माइनस है, वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है। O2 2 माइनस है वो परऑक्साइड होता है। O2 माइनस है वो सुपर ऑक्साइड होता है। अब ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। परोक्साइड में, परोक्साइड भी डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सोच सकते हो, O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो O2 2 माइनस में एक एक और हो जाएंगे तो वहां पर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। O2 में ऐसे था ना, ऐसे, तो O2 2 माइनस में एक एक और हो जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये भी डायामैग्नेटिक है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है ऑक्सीजन की। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि वो O2 माइनस है। O2 माइनस का मतलब है O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो O2 माइनस में एक जगह पे पेयरिंग हो जाएगी बट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, तो इसका मतलब है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ये कलर्ड होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होगी, है ना। इसमें कितनी होगी? -½ क्योंकि 2 ऑक्सीजन पर 1 माइनस तो 1 पर क्या हो जाएगा? आधा। Some peroxides are colored due to presence of superoxide impurities. peroxide वैसे तो कलरलेस होते हैं, peroxide वैसे तो कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ peroxides जो हैं वो कलर्ड होते हैं। रीजन है उनमें सुपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है। सर इसके बाद कोऑर्डिनेशन पढ़ाना। देखो बेटा, मैंने क्या सोचा है कि अगर सपोज कोऑर्डिनेशन शुरू करता हूं तो ऐसा चैप्टर बच जाएगा जो मेरा यूट्यूब पे है ही नहीं, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि मेटलर्जी ही पहले पढ़ा लेता हूं एस ब्लॉक के बाद, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद 2 ही चैप्टर बचेंगे और वो 2 चैप्टर होंगे कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक। वैसे तो जरूरत तो है ही, और मैं पार्ट 2 में उन दोनों चैप्टर्स को लेके आ सकता हूं अगर आज रह गया तो। लेकिन रह जाने के बाद आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है उम्मीद में कि पी ब्लॉक भी पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा है, वही सेम नोट्स, वही सेम क्वेश्चंस, सेम डिट्टो। तो पी ब्लॉक भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा है, तो उनको लास्ट में रहने दो। पढ़ाऊंगा तो मैं पार्ट 2 में उनको भी, लेकिन अगर रह भी जाते हैं तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मान लो वो क्लास मेरी 3 दिन बाद लगी, 4 दिन बाद लगी, तो 3-4 दिन में आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, आप उसमें वहां से पढ़ सकते हो। समझो, थोड़ा वैसे सोचो, दिमाग लगाओ। पढ़ा है ना हाइड्रोलाइसिस? अगर आप किसी ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो हाइड्रोक्साइड बनता है।
अगर किसी परोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो हाइड्रोक्साइड तो बनता है, साथ में H2O2 भी बनता है। लेकिन अगर आप किसी सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 और साथ में एक गैस और बनती है O2। यानी इनको 1 2 3 विल गिव 1 2 3 प्रोडक्ट्स। इसे याद रखोगे, ऑक्साइड, परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड एक नंबर, परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब 1 2 3 प्रोडक्ट देंगे। 1 2 3, 1 2 और 1 2 3 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो आपसे जैसे ऐसे पूछ ले कि KO2 को पानी में फेंको क्या मिलेगा, तो पता करो KO2 है क्या, तो सुपर ऑक्साइड है, तो बस लिख दो KOH मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। फिर लिख दो H2O2 मिलेगा, ठीक है, फिर क्या लिख दो O2 मिलेगा, बात खत्म। आपसे पूछ ले कि बताओ रे Na2O2 को पानी में फेंक दो तो क्या मिलेगा, तो पानी में फेंकने पे इसको क्या मिलेगा, NaOH, हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगा। आपसे पूछ ले कि Li2O को पानी में फेंक दो रे क्या मिलेगा, तो मिलेगा LiOH मिलेगा, और क्या मिलेगा पूरा। ठीक है, और वाकई में जो आप, मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि जो बच्चे कोऑर्डिनेशन का और पी ब्लॉक का वेट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये चैप्टर्स आपके वीक हैं, ये अच्छे चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ये 4 चैप्टर्स बड़े चैप्टर्स हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं। तो अगर ये आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वीक हैं, कॉन्सेप्ट में आप लैक कर रहे हो, तो आप इनको उम्मीद से देखिए। ठीक है, और वही पार्ट देखिए जो आपको वाकई में जरूरत है, और 2x पे करके देखिए ना, वो तो अब लाइव देखना ही नहीं है, वो तो हो गए हैं, आप परेशान क्यों रहो, जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा बेटा वो। फिर आता है सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। सोल्वे अमोनिया प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स पे सवाल पूछा जाता है, जिसमें से ये होता है एक तो ब्राइन सॉल्यूशन, को ब्राइन बोलते हैं, NaCl एक्वस को, अमोनिया है, CO2 है ना। एक और चीज जो आपको वैसे पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, हमने लेटिस एनर्जी में इससे देखा कि एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रीजनरेशन ऑफ अमोनिया होता है, जो इसकी स्टेप्स होती है, मैं स्टेप्स अभी लिख देता हूं, है ना, मैं स्टेप्स लिख देता हूं, चलो बता देता हूं, स्टेप्स भी बता देता हूं। लो भाई, सबसे पहले NH3 प्लस CO2 और प्लस H2O, इनको मिक्स किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट आता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या आता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl एक्वस के साथ, यानी कि अपना ब्राइन सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो NaHCO3 मिलता है और साथ में बनता है NH4Cl एक्वस। इसका पीपीटी आ जाता है, इसका पीपीटी आ जाता है तो इसको अलग कर लेते हैं, यानी कि NaHCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग रिएक्शन इसी को कहते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ठीक है, हमारी प्रिपरेशन हो गई। सोल्वे अमोनिया प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ये जो सोल्वे अमोनिया प्रोसेस है ये क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो अब आप देखो कि जो इसकी लास्ट स्टेप है, उस लास्ट स्टेप में इसको फेंकना नहीं है बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देनी है। कोई भी अमोनियम सॉल्ट अगर बेसिक मीडियम को देखेगा तो तुरंत अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CaCl2। ये रिएक्शन यहां लिखी हुई है। सवाल पूछता है कि रीजनरेशन ऑफ अमोनिया में मेजर बाई प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो ये बनता है K2CO3 cannot be prepared by this process due to the higher solubility of KHCO3। ये क्या बात हुई, देखो ये ऐसी बात हुई, समझाता हूं। अगर मुझे K2CO3 बनाना है तो मैं यहां KCl ले लूं, यहां जैसे ही KCl लूंगा यहां KHCO3 बनेगा,
और यहां KHCO3 बनेगा, और KHCO3 का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां KHCO3 बनता है तो वो तो वाटर सोल्यूबल होगा। अगर वाटर सोल्यूबल होता तो ये भी सोल्यूबल हो जाएगा, ये भी सोल्यूबल हो जाएगा। अगर KHCO3 बनेगा तो ये दोनों आपस में मिक्स रहेंगे, मैं इसको अलग नहीं कर पाऊंगा, और अलग नहीं कर पाऊंगा तो गर्म करके K2CO3 नहीं बना पाऊंगा। तो इसीलिए K2CO3 इसलिए नहीं बन पाता कि अगर यहां KCl ले लोगे तो यहां KHCO3 बन जाएगा, बट उसका प्रेसिपिटेट नहीं आएगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो फिर ये दोनों सॉल्युबल रहेंगे, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, और सेपरेट नहीं कर पाओगे तो आप उसको गर्म करके कार्बोनेट नहीं बना सकते। तो इसीलिए लिखा हुआ है K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस ड्यू टू द हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ KHCO3। चले आगे। कास्नर केल्नर सेल, NaOH की प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। तो कुछ नहीं है इसमें, जो सवाल पूछते हैं वो सब लिखे हुए हैं, वो सुन लो क्या क्या। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, पहला सवाल है कि कास्नर केल्नर सेल में किसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मरकरी का कैथोड यूज होता है, ये सब के सब पॉइंट काम के हैं। कारण है वो Na+ के डिस्चार्ज पोटेंशियल को कम करता है ताकि उसका रिडक्शन जल्दी हो जाए, मरकरी का कैथोड यूज किया जाता है। Cl2 एनोड पे गैस मिल जाती है। NaHg सोडियम अमलगम, क्या नाम होता है इसका, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम मिलता है हमको, सोडियम अमलगम। ठीक है, तो सोडियम अमलगम हमको कैथोड से मिलता है जिसपे हम पानी छिड़कते हैं। सोडियम अमलगम पे क्या छिड़कते हैं, पानी। जब सोडियम अमलगम पे पानी छिड़कते हैं तो सोडियम फिर से प्लस में आता है, और H+ के साथ, H+ और OH- में टूटे हुए पानी के साथ क्या बन जाता है, NaOH, जो कि हमको बनाना होता है। और यहां से कौन सी गैस निकल जाती है, H2। अभी हाइड्रोजन में हमने लिखा था कि बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। याद करो, याद करो, मैंने बताया था, मैं अभी S ब्लॉक में बताऊंगा। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में एक जगह लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaOH या प्रिपरेशन ऑफ NaOH, वो रहा बेटा H2 गैस कैथोड पे मिलती है हमको, H2 गैस मिलती है कैथोड पे हमको। सर इसका PDF रात को ही अपलोड, अब यार PDF तो रात को मैं तो अपलोड करने के लिए बोल देता हूं, पर ये हम तो कर ही लेते हैं वो काम। तो भी यहां बाहर बैठे हैं 2 लोग, वो पूरी रात मेरे साथ वो भी जगते हैं, वो भी नहीं सो सकते, वो भी बैठे हैं बाहर 2 लोग। हाँ, P ब्लॉक के और कोऑर्डिनेशन के मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाने की ही सोच रहा हूं, अगर आज कुछ होता है तो वही करवा दूंगा मैं। पता है थियरी आप जाके ना उम्मीद में देख सकते हो, वैसे जो कुछ आएगी वो तो मैं इसमें भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स, ठीक है। कैल्शियम कंपाउंड के इस चक्रव्यूह को अगर आप समझ लोगे ना तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहली चीज तो ये कि ये जो स्लैग्ड, देखो लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको जब गर्म करते हैं तो क्विक लाइम बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलती है, CO2। CO2, ठीक है, ये हो गया। ऑक्साइड को, दुनिया के किसी भी ऑक्साइड को जब पानी में फेंकते हो तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम। इसका क्या नाम होता है, स्लैग्ड लाइम। और एक होता है लाइम वाटर, और एक होता है मिल्क ऑफ लाइम। ये होता है सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है बेटा, लेकिन लाइम वाटर होता है क्लियर सॉल्यूशन, और मिल्क ऑफ लाइम होता है उसके नीचे बैठा हुआ गाढ़ा सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेस है, ये एसिड है, फिर से एक सॉल्ट बनेगा और मिल्कीनेस डेवलप हो जाएगी। ये देखो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, बन गया।
फिर यहां पे और CO2 और H2O के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये आपका वाटर इनसोल्यूबल होता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 में बदल गया। अब बात को समझना, बात को समझना वो क्या है, सुनना। क्या बोलता है कि इस कंपाउंड को ए मान लो। देखो समझना, इस कंपाउंड को ए, सवाल ऐसे पूछता है कि कंपाउंड ए को हीट करने पर कंपाउंड बी मिलता है और सी गैस रिलीज होती है। देखते जाना कि कंपाउंड ए को गर्म करने पर कंपाउंड बी मिलता है और सी गैस रिलीज होती है। उस कंपाउंड बी को पानी के साथ रिएक्शन करने पर कंपाउंड डी मिलता है। कंपाउंड डी की रिएक्शन गैस सी के साथ करने पर फिर से कंपाउंड ए मिल जाता है और उस ए कंपाउंड की रिएक्शन सी गैस के साथ फिर से करने पर यह कंपाउंड बनता है ई, इसको ई मान लो। और इस ई कंपाउंड को हीट करने पर फिर से कंपाउंड ए बनता है और गैस सी रिलीज हो जाती है। तो ये ABCD या XYZ करके आपको इस तरह की रिएक्शंस दे सकता है बेटा, ये सब आपस में ही चेंज होती हैं। तो चलिए मेन थ्योरी तो हमने कवर कर ली है, इसके अलावा सीमेंट बचती है तो वो आप पढ़ सकते हो। सीमेंट वगैरह में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सीमेंट जो है वो ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, SiO2 होता है, Al2O3 होता है, Fe2O3 होता है, MgO होता है, SO3 होता है। तो वो आप रिवाइज जब करोगे छोटा मोटा आप अपने बेसिस पे भी पढ़ो थोड़ा सीमेंट वगैरह जो है। और कुछ नहीं, नोट्स नहीं है तो NCERT खोलना, आधा पेज लिखा हुआ है, आधा पेज भी नहीं मेरे ख्याल से, आधा पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या छोटा सा लिखा हुआ है सीमेंट के बारे में, वो पढ़ लेना, वो आपकी सीमेंट वहीं पे हो जाएगी। तो सीमेंट जो है, जो एक बात और बता देता हूं कि जो सीमेंट है ना, सीमेंट में जिप्सम is added to cement। अब उसका रीजन है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ, सेटिंग टाइम इंक्रीज है या टू प्रमोट स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट। सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर विगरसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स रिएक्ट। अच्छा, पानी के साथ हमने रिएक्शन नहीं करी तो मैं यहां कर देता हूं, कोई भी मेटल होगा वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, और वो क्या बनाएगा, MOH का होल ट्वाइस, या सॉरी MOH बनाएगा या MOH का होल ट्वाइस बना सकता है ना। इट डिपेंड्स कि वो एल्कली मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और साथ में कौन सी गैस निकाल देगा, H2। यहां पर मैं बता देता हूं कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ water, do not react with water due to protective oxide layer। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो जीजा फूफा पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, जीजा फूफा पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर लेस विगरसली। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो लिथियम जो है वो लेस विगरसली रिएक्शन करेगा। टॉप टू बॉटम आपको भी पता है ना, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। Which of the following carbonate given below is unstable in air and kept in CO2। देखो बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी थी हमने, BeCO3। आप बोलोगे नहीं पढ़ाया हुआ है, मैं बता दूंगा, अभी पढ़ा दिया। MgCO3, CaCO3, BaCO3 बताया था बेटा। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो क्या इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम इधर से इधर जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो है ये लीस्ट थर्मल, लीस्ट स्टेबल है,
लीस्ट स्टेबल है तो क्या होता है कि ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, ये टूटता है BeO प्लस CO2 में। किस में टूटता है ये? BeO प्लस CO2 में। अब आप बोलो कि अगर मैं CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो सिस्टम CO2 की कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। मुझे BeCO3 का अगर डीकंपोजिशन रोकना है तो मैं CO2 का मीडियम इंक्रीज कर दूंगा। मैं सिस्टम CO2 के मीडियम को कम करना चाहेगा, मैं बढ़ाऊंगा, वो कम करेगा, तो BeCO3 का थर्मल डीकंपोजिशन जो है वो रोका जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, थर्मली लेस स्टेबल होता है, इसलिए BeCO3 को इसका डीकंपोजिशन रोकने के लिए कौन सी गैस में रखा जाता है? CO2 के साथ रखा जाता है। मोस्ट सॉल्युबल इन एथेनॉल। एथेनॉल मतलब होता है ऑर्गेनिक। जब भी कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, कोवेलेंट नेचर जब भी बढ़ता है, कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होता है, तो क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीज होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? तो बेरिलियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कर लेना, इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, होमवर्क। इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाई प्रोडक्ट है ना, रीजनरेशन में बाई प्रोडक्ट अभी बताया था कैल्शियम क्लोराइड बनता है। चलिए आगे, चलिए। When sodium is dissolved in the liquid ammonia, a solution of deep blue color is obtained. The color of solution is due to. अब ये कलर किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इनकी वजह से क्या क्या होता है? कलर और पैरामैग्नेटिक, और क्या होता है? रिड्यूसिंग। इन सब का कारण यही होता है, इन सब का कारण यही होता है। ठीक है भाई, अगला, सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर। सस्पेंशन है, सस्पेंशन का मतलब है नीचे वाला जमा हुआ, नीचे वाला, और ऊपर क्या होता है? क्लियर सॉल्यूशन होता है, क्लियर सॉल्यूशन है ना। आपके घर पे कभी वो जो चूना होता है वो लाए हो व्हाइट वॉश के लिए और उसको पानी में डाला हो, तो पहले तो गुड़ 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 होता है, भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और फिर आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हो कुछ लंबे समय के लिए, तो आप देखते हो कि ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन आ जाता है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट लिक्विड होता है। वो गाढ़ा लिक्विड यही होता है क्या? मिल्क ऑफ लाइम, और ये ऊपर क्या होता है? लाइम वाटर। तो सस्पेंशन नीचे होता है बेटा, सस्पेंशन क्या होता है? नीचे। और सस्पेंशन किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम को बोलते हैं। सस्पेंशन किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूफा जी डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बनाते, कहते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड के रिएक्शन LiAlH4 के साथ करूंगा, तो फूफा जी डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ठीक है भाई, बताइए आपको फूफा जी के बारे में। तो ए सब्सटेंस विच गिव ब्रिक रेड फ्लेम एंड ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हाई फाई नाइट्रेट होते हैं ना बेटा, वो गर्म होने पर मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देते हैं, और जो लो फाई नाइट्रेट्स होते हैं ना, उनको जब गर्म करते हैं ना बेटा, तो वो देते हैं MnO2 प्लस O2। ठीक है सर, लो फाई नाइट्रेट बेटा वही तो 4 हैं, अपने को तो पता है, NaNO3, KNO3 है ना, RbNO3 एंड द सीजियम नाइट्रेट। बाकी सब उसमें आ गए हाई फाई में, ये 4 हैं जो ऐसे टूटेंगे, बाकी सब मेटल के ऑक्साइड NO2 और O2 में टूटेंगे। तो ठीक है, ये बात तय है कि ये सबके सब हाई फाई हैं। ब्राउन गैस कौन सी होती है? NO2 होता है बेटा ब्राउन गैस। NO2 क्या होती है? ब्राउन गैस होती है NO2। कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस होती है ये। तो ब्रिक, वैसे तो आपको ब्रिक रेड फ्लेम से समझ आ गया होगा कि वो कैल्शियम ही है। ठीक है, ये जो है हाई फाई नाइट्रेट है, ये लो फाई नाइट्रेट है, और आपको इस सवाल को 2 जगह से पकड़ना था। हालांकि आपको अगर ब्रिक रेड पता है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट आंसर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल जो मैं बोल रहा था ABCD वाला, वो सवाल, ए केमिकल ए इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा टू रिकवर अमोनिया।
खैर ये वो सवाल नहीं है, यहीं से आप बात समझ आ गई है ना कि केमिकल ए अमोनिया को रिकवर करने के लिए, तो मेरे को तो समझ ही आ गया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बात खत्म। ठीक है, हो गया, आंसर ही हो गया। बाकी पूरा पढ़ लो, वो सब ऐसा ही बोल रहा है। वो ये बोल रहा है दूसरी रिएक्शन में, ये बता रहा है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिलाएंगे, तो मैंने कहा था कि वो सी किस में बदल जाएगा, CaCO3 में, मिल्कीनेस। ठीक है भाई। और ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, ये सब देख लेना आप, डिसइंफेक्टेंट होता है, व्हाइट वॉश में यूज होता है, व्हाइट वॉश में यूज होता है ना। तो आंसर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया था कौन सा यूज होता है। यस यस यस, सॉल्युबिलिटी, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। कहां पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, सल्फेट एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी से देखते हैं डिक्रीज होती है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे जल्दी सॉल्युबल कौन होगा, आर पूछ रहा है, इसमें दो आंसर देने हैं आपको, दो आंसर देने हैं, पहला और दूसरा, ऊपर के दोनों, दो आंसर देना है इसके आपको, है ना। ये डबल आंसर वाला सवाल है, ये शायद गलती से रह गया, इसके ऑप्शंस नहीं बनाए, है ना, ऑप्शंस नहीं बनाए, बस ध्यान रखना है, ये थोड़े से डबल वाले क्वेश्चंस हैं। अब जो आ रहे हैं वो डबल वाले क्वेश्चंस हैं, मैं फिर बता रहा हूं, अब जो आ रहे हैं कुछ सवाल हो सकता हो दो दो आंसर वाले हों, इनके ऑप्शंस को डिजाइन नहीं किया गया उस तरह से। Correct statement from the following: beryllium is not readily attacked by the acids because of the presence of an oxide of, yes, beryllium पे एक oxide की layer होती है। Beryllium sulfate is readily soluble in water as the greater, अभी पीछे पढ़ाया कि ऊपर वाले जो होते हैं वो भी सही बात है। Beryllium exhibit coordination number more than 4, सेकंड पीरियड का है, अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, सेकंड, है ना, पीरियड का है, तो वो अपने कोऑर्डिनेशन 4 से नहीं कर सकते। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर, गलत हो गया आंसर, इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 एंड 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, है ना। बेकार आलू फेंका करो, ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये मैंने पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था, उसमें बेरिलियम आता है, उसको ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। अगला सवाल, 5 सवाल और बच रहे हैं बस, ठीक है। द करेक्ट इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, करेक्ट इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन सबसे ज्यादा छोटा होना चाहिए, यानी Li लिथियम से छोटा तो बेरिलियम होता है ना बेटा, तो बेरिलियम, बेरिलियम NaCl काट दो, LiCl BaCl नहीं है, ये NaCl है, ये भी काट दो, ये भी काट दो, एक ही बचा फिर ये वाला, है ना, इसका तो आयनिक नेचर होता है, ये तो लो फाई है, फिर ये है कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट, बट बेरिलियम इज मोर स्मॉलर, बेरिलियम इज स्मॉलर देन लिथियम, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर और ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, और ज्यादा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है, हाइड्रोजन में बता दिया था कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। LiH NaH KH RBH CH, देखो पॉली एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये तो मोनो एटॉमिक एनायन है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये हम हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में कौन है जो ऑक्साइड देगा, लिथियम ऑक्साइड देता है जनरली, ये जनरली पूछा हुआ सवाल है। लिथियम क्या करता है, शुरुआत वाला ऑक्साइड, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं। सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम परऑक्साइड देते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, एक्वस आयंस में, एक्वस में जो आयन, लिथियम आयन, है ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, ये नॉर्मल आयनिक साइज है, ये क्या है, नॉर्मल आयनिक साइज। लेकिन अगर यही आयनिक साइज मैं एक्वस मीडियम में, आयनिक साइज, आयनिक साइज इन एक्वस मीडियम, तो
इसका पॉजिटिव, ये छोटी साइज पे प्लस है, ये बड़ी साइज पे प्लस, ये और बड़ी साइज पे प्लस, और ये बड़ी साइज पे प्लस, और ये बड़ी साइज पे प्लस है, सबके पास एक प्लस, लेकिन ये छोटी साइज पे प्लस है तो पावरफुल होगा, और अगर पावरफुल होगा तो पानी को ज्यादा खींचेगा बेटा। यानी कि अगर Li प्लस के नीचे एक्वस लिखा हुआ है तो वो ज्यादा बड़ा होगा, Na प्लस के नीचे एक्वस लिखा हुआ है तो वो छोटा होगा। उल्टा हो जाता है बेटा, पानी के अंदर इनकी साइज बदल जाती है, पानी के अंदर इनकी साइज क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है, पानी के अंदर इनकी साइज उल्टी हो जाती है ना। ये मतलब मान के चलिए पानी में जो सबसे छोटा है वो पानी में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पानी इसके ज्यादा चिपकेगा तो पानी के साथ इसकी साइज ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ वजन किसके पास ज्यादा है, पानी का वजन किसके पास ज्यादा है ना, पानी का वजन सबसे ज्यादा किसके साथ पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। तो इधर से इधर अगर मैं बात करूं लिथियम प्लस एक्वस से अगर इधर जाओगे सीजियम प्लस एक्वस तक, तो अगर आपसे बात करें कि मोबिलिटी की बात करें, तो मोबिलिटी फिर वापस से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कारण ये सबसे बड़ा है, इसके पास वजन ज्यादा है तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो गई। पानी को लेके भागना है, इसके पास पानी ज्यादा है, ये कैसे भागेगा, इसके पास वजन सबसे कम है फिर भागेगा। तो क्या लिख रहा है, द लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट लिख रहा है, आयनिक मोबिलिटी लोवेस्ट लिख रहा है, तो किसकी होगी बेटा, जिसके पास वजन सबसे ज्यादा होगा, लिथियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। यस, ये चीज रह गई तो सवाल के जरिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, PeCl2 एक होता है बेटा, एक होता है मोनोमर PeCl, एक होता है डाइमर PeCl, PeCl, ये डाइमर, ठीक है। और एक होता है पॉलीमर, एक और क्या होता है, पॉलीमर। तो BeCl, ये पॉलीमर। तो इस तरह से ये बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम, ये है आपका पॉलीमर। जो पॉलीमर है वो सॉलिड होता है, पॉलीमर है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, और बेरिलियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज नोट करोगे कि क्या, कि यहां से यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इस बेरिलियम से इस बेरिलियम पे जाओगे तो 3 सेंटर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन काट दो, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, आंसर हो गया पहला। आंसर कौन सा हो गया बेटा, पहला। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इसके पॉलीमर में, ये पॉलीमर है। ये आता है आपका डाइमर, डाइमर भी बता देता हूं, इसको बोलते हैं डाइमर, इसको बोलते हैं डाइमर। ये आपका प्लेनर हो गया, ठीक है, ये नॉन प्लेनर होता है, ये एग्जिस्ट एट 1000 केल्विन, वेपर होता है। बेरिलियम जो है वो sp2 होता है। और ये आ गया आपका क्या, मोनोमर, लीनियर, sp, वेपर, वो 3 बॉन्ड वाला है, और ये 2 बॉन्ड वाला है, तो 1 बॉन्ड और तोड़ना पड़ेगा, तापमान और बढ़ाओ, ये 1200 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है। Among the following compounds, the one that get hydrolyzed to form metallic hydroxide, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट, तीसरा वाला देता है सुपर ऑक्साइड। ढूंढ लो सुपर ऑक्साइड कौन सा है, आंसर हो गया 4, बात खत्म। 1 2 3 will gives 1 2 3 प्रोडक्ट।